जायद के मौसम में शिमला मिर्च और भिंडी की फसल की कैसे करें सुरक्षा, जिससे आप कमाएं ज्यादा मुनाफा। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। अपने आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिमला मिर्च और भिंडी की। इन दोनों ही फसलों की बिजाई और रुपाई के बारे में हम अपने पिछले अंकों में चर्चा कर चुके हैं और आज के अंक में इसके आगे के चरण के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शिमला मिर्च और जब हम भिंडी की बात करते हैं, अगर हम शिमला मिर्च से शुरुआत करें तो जो पहला चरण होता है इन दोनों ही फसलों का, बिजाई का, रुपाई का, उसके आगे के चरण की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले और सबसे अहम बिंदु क्या होता है? जैसे ही हम रोपाई शुरू करेंगे तो पौधे को रोपने के बाद तुरंत ही हमें सिंचाई, जो हमारा पहला चरण सबसे पहले आवश्यक है, सिंचाई। क्योंकि पौधे को जमीन में अच्छी तरीके से स्थिर होने के लिए, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती। प्यास सबसे पहले लगती है। जैसे मेहमान घर में आता है, सबसे पहले पानी पिलाते हैं। जैसे हम धूप में से निकल करके आए और हमने अगर पानी पी लिया तो हमको वो रिलैक्स हुआ। इसी तरीके से जड़ें जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और ज़मीन से फिर अपना पोषक तत्वों को और पानी को लेना शुरू कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले जो है, जैसे रुपाई करेंगे वैसे ही हम उसके बाद तुरंत सिंचाई करेंगे। तो रुपाई के बाद की सिंचाई हुई, बट अगर हम सामान्य परिस्थितियों में समझें तो कितने कितने अंतराल में और कितनी सिंचाई चाहिए होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, रुपाई करने के बाद आपने तुरंत जो है वो आपने सिंचाई कर दी। सिंचाई करने के बाद फिर तीसरे दिन आप जो है एक बार और उसमें सिंचाई कर देंगे तो इससे जो है फिर पौधे की जड़ें बिल्कुल पूर्णतया जो है मिट्टी में अपना प्रभाव बना लेंगी। तो उसके पश्चात हम, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसमें अंतराल होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में हम 10 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करते हैं और तापक्रम बढ़ने की अवस्था में जाकर के हम 6 या 7 दिन के बाद सिंचाई करते चले। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी होगी वातावरण में वाष्पीकरण बहुत जल्दी होगा, वाष्पीकरण बहुत तेज होगा, तो स्वाभाविक है कि नमी, और मिर्च, शिमला मिर्च के लिए जो है वो नमी की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा, ये तो हुई पानी की बात। अगर हम खाद की बात करें, उर्वरकों की बात करें, तो वो किस तरीके से देना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हमने खेत की तैयारी की थी और उसके बाद हमने रुपाई की, तो रुपाई से पहले ही ये संशोधित की गई थी कि गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और उसके पश्चात 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास जो है इसको रुपाई से पहले ही अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें। तो उसके पश्चात जब रुपाई करके और हमारा जो है पौधा बढ़वार पर हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ऐसी दशा में फिर हमको जो है अलग से जो है कोई भी उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बात हुई कि हमें जो बाद की अवस्था होती है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, हम जब उर्वरक की और खाद की बात करते हैं। लेकिन खरपतवार एक ऐसा बिंदु है जो हम पहले के चरण में हमने कोई भी जो है वो प्रिकॉशन लिए हो, लेकिन फिर भी हमें बाद में किसान को इस समस्या से जूझना पड़ता है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात आती है, हम किसानों को ये कहते हैं कि जब आप भूमि की तैयारी करके और बोने जा रहे हैं और जब आपने बुवाई कर ली है या रुपाई से पहले आप भूमि में ही अगर इसका उपचार कर दें तो खरपतवार हमारे नष्ट होंगे। तो ऐसी दशा में अगर आपने पहले ही पेंडामेथिलीन या एलाक्लोर का इस्तेमाल कर दिया है तो आपके खरपतवारों की समस्या जो है बहुत हद तक बुरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस दवाइयों का प्रयोग नहीं किया है तो स्वाभाविक है कि खरपतवार जो है वो बहुत अधिक जमेंगे। तो ऐसी दशा में शिमला मिर्च में जो है 3 बार हमको निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। पहली 15 दिन के बाद, फिर 20-25 दिन के बाद, फिर तीसरी 20-25 दिन के बाद, इस तरीके से अंतराल पर। इसको हम खुरपी से भी कर सकते हैं और इसके साथ खुरपी अगर हमारे पास नहीं है तो हम बीडर आता है, बीडर एक यंत्र है, उससे भी कर सकते हैं और हैंड हो से भी हम कर सकते हैं इसको। लेकिन पहली जो हम खरपतवार के लिए जो निराई गुड़ाई करेंगे वो खुरपी से ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि गुड़ाई और निराई दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, खरपतवार भी निकल जाते हैं
और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है, वायु का संचार अच्छा होता है तो जड़ों का विकास अच्छा होगा। जड़ों का विकास अच्छा होगा तो जड़ें जो है अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को लेकर के पौधे को पहुंचाएंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़िया होगी, पौधा स्वस्थ होगा, बढ़वार होगी तो उपज भी अधिक होगी। लेकिन फिर भी रोग और कीट की संभावना हर समय हर फसल में बनी रहती है। शिमला मिर्च में भी यही बात लागू होती है, ये हम विस्तार से आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। यदि आपको निवोडी या निवोडी का अर्क नहीं मिलता है तो इस परिस्थिति में जो दवा बताई गई है उसको आप छिड़कें, लेकिन छिड़कने से पहले जितने फल हैं उन सब फलों को तोड़ लें और उसके बाद फिर ये ध्यान रखें कि कम से कम 6-7 दिन तक हमको जो है फल दोबारा नहीं तुड़ाई नहीं करनी है। तरकारी की बात करते हैं तो कहते हैं पानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या वो चीज भिंडी पर भी लागू होती है? आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च और भिंडी की। जब बिजाई और रुपाई हो जाती है तो उसके आगे के चरण में किन बातों का ध्यान रखना होता है। डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम रोग और कीट के विषय पर आने वाले थे जब हम शिमला मिर्च की खेती की बात करते हैं तो देखिए, इसमें जो है 2-3 रोग जो हैं बहुत भयंकर लगते हैं शिमला मिर्च में। सबसे पहला जो है वो है आर्द्र गलन, और इसमें जो है पौधा ही बिल्कुल गल करके नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए जब पहले एपिसोड में ये बताया गया था कि बीज का उपचार करें, और बीज के उपचार के लिए जो है एप्रीन HD 35 एक दवा आती है, और दूसरी थीरम, तीसरी कैप्टान, चौथी बावस्टीन। इस तरीके से इन चारों दवाओं में से आप कोई भी दवा आपने इस्तेमाल की होगी और अगर उसको आपने उपचारित करके बीज को बोया होगा तो निसंदेह जो है बहुत ही कम जो है विपरीत परिस्थितियों में ही आपके आर्द्र गलन लगेगा, अन्यथा आप आर्द्र गलन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये दवाई नहीं लगाई हैं तो ऐसी दशा में आर्द्र गलन के लिए जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है 1% का घोल बना करके और पौधे पर छिड़काव करें ताकि आप आर्द्र गलन से छुटकारा। दूसरी जो बीमारी है वो है एंथ्राक्लोज। एंथ्राक्लोज जो है ये भी जो है पौधे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है और संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इसके लिए जो है हम डाइथेनियम 45, और अगर डाइथेनियम 45 नहीं मिलता है तो बावस्टीन। डाइथेनियम 45 लेंगे तब भी हम 2 ग्राम पर लीटर लेंगे, और बावस्टीन लेंगे तब भी हम 2 ग्राम पर लीटर लेंगे, और दोनों में से एक दवा को जो है हम इसका छिड़काव करेंगे। तो इस तरीके से हम एंथ्राक्लोज बीमारी से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बीमारी आती है जो विषाणु रोग है, लीफ कर्ल। लीफ कर्ल, कर्ल का मतलब घूम जाना है, सिकुड़ना। तो पत्तियां इसमें सिकुड़ती, पहले पत्तियां इसमें सिकुड़ती हैं, पौधे की बढ़वार जो है कम हो जाती है, धीरे धीरे पौधा प्रभावित होती है, और उसके बाद धीरे धीरे पौधा जो है वो नष्ट होना शुरू कर देता है। तो इसमें जो है मेसासिस्टाक्स जो है 2 ml जो है पर लीटर के हिसाब से जो है हम घोल बनाएं और घोल बना करके इसका छिड़काव करें। एक बीमारी और जो है इसमें है उकटा रोग, बड़ा भयंकर रोग है, और ये करीब बहुत ही जो है फसलों में लगता है। तो उकटा रोग में होता क्या है कि जब ये लगता है तो पौधा जो है बिल्कुल पूर्ण धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ी, सिकुड़ गई, और उसके बाद फिर पूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी जो है नुवान 0.03% का जो है सॉल्यूशन बना करके और उसका हम जो है छिड़काव करते हैं। अगर हमको नुवान नहीं मिलती है तो मेटासिस्टाक्स 0.1% और उसमें डाइथेनियम 45 0.2% का घोल बना करके इन दोनों को आपस में मिला करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो इस तरीके से इस बीमारी से हम पौधे को छुटकारा दिला सकते हैं। चलिए, तो रोग की बात हुई, और कीट कौन कौन से इसमें आक्रमण करते हैं? देखिए, कीट में सबसे ज़्यादा जो कीट लगता है वो है थ्रिप्स। और थ्रिप्स में होता क्या है कि इसके प्रौढ़ भी इसके शिशु भी दोनों ही जो है रस चूसते हैं। तो रस चूसने से होता क्या है, जब इसका रस चूसते हैं तो स्वाभाविक है कि पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधा जो है कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो हरा पदार्थ होता है, ये सब उसको जो है खींच लेते हैं। तो इसके लिए भी जो है
मेटासिस्टाक्स 2 ml पर लीटर लेकर के और इसका जो है हम इस पर छिड़काव करते हैं। एक और भयंकर कीट है जिसकी सूड़ी जो है वो फल को नुकसान करती है, जिसको कहते हैं फल छेदक कीड़ा। इसकी सूड़ी होता क्या है कि जैसे ही फल बनता है तो फल में ये छेद बना करके उसके भीतर चली जाती है और भीतर जा करके भीतर इसको जो है खोखला करती है, तो भीतर का खाना शुरू कर देती है और खा करके जो उसमें जो एक्सीटा निकालती है उससे वो फल जो है दुर्गंधदायक हो जाता है। तो ऐसी दशा में इसके लिए जो है इमीडाक्लोप्रिड जो है एक दवा है, वो 2 ml 10 लीटर पानी में घोल करके और इसमें छिड़कना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हमारी फसल तैयार हो गई है और फल लगने लगे हैं, वहाँ पर हमारा कहना ये है कि आप इन रसायनों का प्रयोग ना करें। निमौली का अर्क मिल जाए आपको तो 5% निमौली का अर्क जो है उसका सॉल्यूशन बना करके छिड़किए, अन्यथा 40 ग्राम निमौली को सुखा करके पीस करके उसका घोल बनाइए और उसको छिड़किए, तो उससे जो है फल छेदक से आपको निदान मिल जाएगा। यदि आपको निमौली या निमौली का अर्क नहीं मिलता है तो इस परिस्थिति में जो दवा बताई गई है उसको आप छिड़कें, लेकिन छिड़कने से पहले जितने फल हैं उन सब फलों को तोड़ लें और उसके बाद फिर ये ध्यान रखें कि कम से कम 6-7 दिन तक हमको जो है फल दोबारा नहीं तोड़ना, तुड़ाई नहीं करनी है। सफ़ेद मक्खी भी जो है वो भी हमारे फलों को जो है ख़राब करती है, तो इसके लिए भी जो हमने अभी दवा बताई है, या तो निमौली का अर्क या जो है निमौली को पीस करके और 40 ग्राम निमौली को 1 लीटर में मिला करके वो करें। और यदि अगर ये नहीं मिलती है तो इसके लिए इमामेटिक्सिन जो बेंजोएट दवा एक है, इसको 2 ग्राम पर 10 लीटर पानी में घोल करके और इसको छिड़कें। लेकिन वही है कि फलों का ध्यान रखें, पहले तोड़ लें, उसके बाद 6-7 दिन तक ना तोड़ें। तो इस तरीके से जो है हम रोग और कीट से जो है शिमला मिर्च की फसल को हम बचा सकते हैं। चलिए, रोग और कीट से बचा सकते हैं, शिमला मिर्च की बात हो गई। अब हम आते हैं भिंडी पर। भिंडी की जब हम रुपाई एक बार कर ली तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उसी बिंदु से उठाएं जैसे हम शिमला मिर्च की बात कर रहे थे, क्योंकि सब्जियों की हम तरकारी की बात करते हैं तो कहते हैं पानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तरकारी क्या वो चीज़ भिंडी पर भी लागू होती है? देखिए, भिंडी पर तो ये बहुत ही लागू होती है। भिंडी के लिए तो वैज्ञानिकों ने ये संस्तुति दी है कि यदि भिंडी में नमी कम हो जाएगी तो भिंडी तोड़ते समय भिंडी जो है सख्त हो जाएगी, क्योंकि जब हम उसको काटते हैं तो आपने देखा होगा कि काटते समय चाकू से रेसे उसमें होते हैं और रेसे होने के कारण फिर उसको हम अलग कह देते हैं, कहते ये तो पक गई है, खाने काबिल नहीं है। इसका कारण ये है कि उसका जल्दी पकने का कारण सिर्फ यही है कि नमी का कम होना। बिल्कुल, ये तो नमी के कम होने की बात है। इसको बचाने के लिए क्या करें ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल समय कम है। इसको बचाने के लिए हम जल्दी से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपने पहले से ही उसमें पेंडामेथिलीन और एलाक्लोर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप इसमें जो है केवल 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। 40 ग्राम निमोली, 20 ग्राम तंबाकू की धूल दोनों मिला करके और घोल बना करके और इसका छिड़काव कर दें, तो इस तरीके से आपके लिए न तना छेदक आपके फसल को प्रभावित करेगा और ना फली छेदक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले आज हम बात कर रहे थे भिंडी की। अगर हम जब उसकी रोपाई करते हैं उसके बाद के चरण में पानी की आवश्यकता, सिंचाई के संदर्भ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसमें नमी पूरी तरीके से बरकरार रहे। डॉक्टर साहब, नमी की बात हो रही थी कि किस तरीके से उसमें बिल्कुल सही मात्रा में नमी हो, सिंचाई का किस तरीके से ध्यान रखा जाए कि ना कम हो ना वो ज्यादा हो। जब हमने बुवाई करने के बाद हमारा अंकुरण हो गया है, उस समय हम 10 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे फल आना शुरू हो जाते हैं, भिंडी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही फूल आता है 5-6 दिन के बाद भिंडी की तुड़ाई शुरू हो जाती है और भिंडी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि तीसरे-चौथे दिन उसकी फिर से तुड़ाई फिर करनी पड़ती है। तो ऐसी दशा में भिंडी के लिए नमी की बहुत आवश्यकता है, तो उस समय हम 4 या 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई पर आप करते रहें ताकि हमारी भिंडी जो है मुलायम बनी रहे, हमको जो है बाजार में उसका मूल्य
अच्छा मिल सके। और किसान करता क्या है, सोचता बड़ी हो जाएगी तो हमें वजन ज़्यादा हो जाएगा, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन ये उसकी एक जो भावना है वो गलत है। गुणवत्ता कम हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाएगी, बाजार में उसका पैसा कम मिलेगा। अच्छा, सिंचाई की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा खरपतवार वाला बिंदु या बाकी जो बिंदु है वो भी इसमें भी उसी तरीके से हाँ, होते हैं? देखिए खरपतवार में जो है, इसमें जो है अगर आपने पहले से ही उसमें पेंडामेथिलीन और एराक्लोरोक्लक कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप इसमें जो है केवल 2 जो है, इसमें केवल 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, एक 15 दिन के बाद और दूसरी जो है फिर 20-25 दिन, उसके 15 दिन के बाद जो है फिर 40 या 45 दिन कह लीजिए, या 20 दिन के 25 दिन के अंतराल पर कह लीजिए, दूसरी हम निराई गुड़ाई कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक का भिंडी की खेती में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब कब और कौन कौन सी देनी चाहिए? देखिए, पहले ही इस बात को पहले अंक में बता चुके हैं कि 25 से 30 टन गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय डाल देना चाहिए, और 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास बुवाई से पहले खेत में अच्छी तरीके से मिला करके और तब भिंडी की रोपाई करें। तो ये आप जो है पहले ही आप कर चुके हैं, इसलिए अब आगे जो है आपको कोई भी उर्वरक डालने की आवश्यकता अब नहीं। मतलब इसमें भी वही चीज़ है, जैसे हम शिमला मिर्च की बात करते हैं कि जो प्राथमिक अवस्था होती है, प्रथम चरण में जब हम भूमि की तैयारी करते हैं, उस वक्त हम जिन खाद उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद का या जिन भी चीज़ों का, वो आवश्यक है। टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं है। टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रोग और कीट इसमें कुछ अलग होते होंगे अगर हम इसमें जो है, इसमें एक तो ये है पीत सिरा मोजेक, वायरस से फैलने वाला रोग है, और विशेषकर जब वर्षा ऋतु होती है तो ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें होता क्या है कि पत्ती की सिराएं जो हैं वो पहले चमकीली हो जाती हैं और बाद में पत्ती जो है पीली पड़ जाती है, और पीली पड़ के धीरे धीरे पौधा जो है नष्ट होने लगता है। इसके लिए जो है डाइमेका एक रसायन आता है 100 EC, इसको 1 मिलीलीटर को हम 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल करके और इसका हम छिड़काव करते हैं, तो इस तरीके से जो है पीत सिरा मोजेक से हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा कीड़ा जो है वो है जैसिड या फुदका। ये हरे रंग का कीट होता है और पीठ के पीछे इसमें जो है भाग पर काले धब्बे होते हैं, ये इसकी पहचान है। और इसमें क्या है, ये शिशु और प्रौढ़ दोनों ही जो है रस चूसने का काम करते हैं। तो इसमें जो है मैलाथियान 2 मिलीलीटर जो है वो आप 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें, तो उससे जो है आपका छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरीके से तना छेदक सूड़ी होती है, ये बहुत भयंकर है आपका। होता क्या है कि इसकी सूड़ी जो है, जब मुलायम हिस्सा ऊपर का जो मुलायम तना होता है उसमें ये छेद करके और उस तने के भीतर खाना शुरू करती है, तो जो पौधे का अग्रभाग है वो मुरझा करके लटक जाता है और सूख जाता है, तो आगे जो है उपज हमारी पूर्णतया प्रभावित होने का डर रहता है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि इंडोसल्फान 35 EC 1 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से जो है हम इस पर छिड़काव करें। और जो हमारा फलछेदक है, तो फलछेदक के लिए ज़रूरी है, फिर मुझे वही दोबारा कहना पड़ रहा है कि रसायनों का इस्तेमाल ना करके आप निवोली लें, 40 ग्राम निवोली, 20 ग्राम तंबाकू की धूल जी, दोनों मिला करके और घोल बना करके और इसका छिड़काव कर दें, तो इस तरीके से आपके लिए न तना छेदक अब आपके फसल को प्रभावित करेगा और ना फली छेदक, दोनों से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा और रसायनों के भी प्रभाव से भी आप बच जाएंगे। जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, आपको यहीं पर मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त हमें और बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। आपको भी धन्यवाद। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हमारा पता नोट कर ले ताकि आप अपनी बात, शिकायत या सुझाव हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें।
और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर ही लिया होगा। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।